हेलो दोस्तों। आप लोगों का दीप राज सर के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पुर्तगाल का आगमन पढ़ रहे थे, मतलब बेसिकली हम लोग यूरोप का आगमन पढ़ रहे थे, लेकिन यूरोप के आगमन में सबसे पहले कोई आया था तो वो पुर्तगाल के ही लोग आए थे। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे पुर्तगाल के लोग आए, फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब अलग अलग लोग आए, लेकिन अभी हम लोग बेसिकली पुर्तगाल के बारे में पढ़ रहे थे। ये एक जो क्लासेस है आपके हर मतलब वनडे एग्जाम हुआ चाहे यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ, ऑप्शनल के अरे यूपीपीसीएस के प्री के लिए और ऑल वनडे एग्जाम, जो वनडे एग्जाम में जो मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न बनता है वो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं पार्ट वाइज इसको बनाते जा रहा हूँ। मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप अंत तक बने रहिए और समझने की कोशिश करिए, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। अभी हम लोग पार्ट टू पे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पार्ट टू के बारे में चर्चा कर रहे हैं, फिर उसके आगे चलते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले अगर पुर्तगाली प्रशासन और नीतियों की बात की जाए तो उसमें आए वायसराय नीनो डी कुन्हा। अभी तक हम लोग दो वायसराय के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तीसरे जो वायसराय थे, मतलब इनके बाद बीच में भी वायसराय थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वायसराय हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एक वायसराय आए नीनो डी कुन्हा, जो 1529 से लेके 1538 तक के बीच में रहे। इन्होंने क्या काम किया, इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कौन से वायसराय थे, उन्होंने क्यों कौन सा काम किया। तो जो नीनो डी कुन्हा थे, ये 1530 ईस्वी में पुर्तगाली मुख्यालय राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया था। ठीक, तो कहां से कहां स्थानांतरित किया? तो कोचीन से गोवा, गोवा स्टेब्लिश किया। किसको? राजधानी को बदला। ठीक, और मैं आपसे फिर प्रश्न पूछता हूं, अगर आप पहली क्लास देखे होंगे तो गोवा को किसने छीना था, किससे छीना था? और तो इसके बारे में आप बताइएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। ठीक, अब पुर्तगाल के आगमन और प्रभाव की बात करते हैं कि जब पुर्तगाल आए तो उन्होंने क्या आते के साथ क्या उनका इफेक्ट पड़ा। क्योंकि देखिए, जब कभी भी कोई क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई देश है, ठीक, और इस देश पे कोई दूसरे देश के लोग जब आते हैं, दूसरे देश के लोग आते हैं, तो ये अपने साथ कुछ चीजें लेके आते हैं और दूसरे देशों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक, दूसरे देशों का लोग दूसरे देशों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि जब जैसे भारत जो था, तो भारत एक अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति रखा हुआ था। लेकिन भारत पर जब अलग अलग विदेशी आए, अलग अलग विदेशी आए, तो उन्होंने अपना अपना अलग अलग प्रभाव छोड़ा। और हमारी जो सभ्यता थी, मतलब भारत की जो सभ्यता थी और संस्कृति थी, इसको बहुत ही इफेक्ट किया। ठीक, अब कौन सी चीजों को इफेक्ट किया इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे जब पुर्तगाल का आगमन हुआ तो क्या धर्म, एक सेकेंड। ठीक, क्या धर्म और संस्कृति में क्या इफेक्ट पड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, सबसे पहले उन्होंने धर्मांतरण किया। क्या धर्मांतरण किया? पुर्तगाल ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। क्योंकि भारत में अगर देखेंगे तो भारत में अगर बेसिकली देखा जाए तो भारत में आपका हिंदू धर्म, जिसको सनातन धर्म भी कहा जाता है, हिंदू धर्म, और फिर जब मुगल आए तो मुस्लिम धर्म, ये बाहुल्य है। ठीक, इनकी बाहुलता थी। हिंदू धर्म तो बहुत सदियों से थी, फिर उसके बाद मुस्लिम धर्म की बाहुलता हुई। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जब पुर्तगाल से लोग आए तो ये लोग बेसिकली किस धर्म से बिलोंग करते थे? ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे। किस धर्म से बिलोंग करते थे? तो ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे। और ये लोग क्या किए कि ईसाई धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया, जिससे उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि मंदिरों का विनाश किया। अब देखिए, अगर आप मुगल के भी बारे में पढ़ेंगे तो मुगल में कुछ शासक ऐसे हुए थे, सब शासक नहीं लेकिन कुछ शासक, और दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो वो लोग भी मंदिरों का विनाश किए थे। लेकिन पुर्तगाली जब आए तो अब मैं अभी यहाँ पे चर्चा किया हूँ कि जो ये थे नीनो डी कुन्हा, ये जो वायसराय थे, ये क्या किए थे कि पुर्तगालियों की जो राजधानी थी वो कहाँ से कहाँ स्टेब्लिश कर दिए थे? कोचीन से गोवा स्टेब्लिश किए थे। और जब कोचीन से गोवा स्टेब्लिश किए तो वो क्या किए कि गोवा के लगभग सभी मंदिरों का क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। मतलब जितने भी गोवा में मंदिर थे उनको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और जब गोवा के मंदिरों को नष्ट किया और वहां पे ईसाई धर्म का प्रचार, इसीलिए आप देखेंगे कि अभी के भी परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो गोवा में आपको बहुत सारे चर्च देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये आज का दिन नहीं है, ये बहुत पहले के दिन है। और ये कब की बात मैं कर रहा हूँ? 1530 की के आसपास की बात कर रहा हूँ। ठीक, ईसाई धर्म न्यायालय कब स्टैब्लिश किए? 1560 में। गोवा में धार्मिक शुद्धता और नियंत्रण के लिए 1560 में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, किसकी स्थापना की गई? ईसाई धर्म न्यायालय की। क्योंकि अगर आप देखेंगे, आप कहेंगे सर ईसाई धर्म न्यायालय क्या था?
जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जो हिंदू धर्म था, तो हिंदू धर्म में कुछ कुछ जो स्मृतियां थी, उसके इसकी मदद से क्या किया जाता था, किसी को भी दंड दिया जाता था अगर कोई गड़बड़ करता था। उसी तरीके से अगर आप मुस्लिम धर्म में देखेंगे, मुस्लिम धर्म में, या फिर इसी को इस्लाम धर्म कहा जाता है, मुस्लिम धर्म देखेंगे तो उन लोगों के लिए शरीयत की किताब जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है धर्म कानून के हिसाब से। तो जब पुर्तगाल आए तो ये लोग क्या किए कि पुर्तगाली जब आए तो ये लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किए। किसका प्रचार प्रसार किए? ईसाई धर्म का। और जब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किए तो जो न्यायालय स्टेब्लिश किए वो ईसाई धर्म के अनुसार से, मतलब कि ईसाई धर्म के नियम कानून से दंड देने का प्रावधान शुरू किया। और ये कब घटना हो रही है? 1560 में। तो ये आप घटना याद रखे रहिएगा, कॉन्टेक्स्ट को जोड़ते हुए, मतलब सन, कौन सा सन और उस सन में कौन सी घटना हो रही है। अगर घटना आपको याद रहेगा ना तो सन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे मैं बोला आप लोगों से कि पीछे में कि मंदिरों का नष्ट कब किया, विनाश कब किया, तो किस सन के आसपास, तो ये एग्जैक्टली नहीं है लेकिन आप बता सकते हैं कि 1530 के आसपास। इसकी क्यों गोवा में ही किया? क्योंकि इसके बारे में आपको बता सकते हैं कि नीनो जो डी कुन्हा जो थे वो 1530 ईस्वी में पुर्तगाल को मुख्य राजधानी बनाया। मतलब कोच्चिन पहले राजधानी हुआ करती थी, कोच्चिन से स्टेब्लिश किया, कहा गोवा की तरफ स्थानांतरित किया। ठीक, होपफुली आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक एक बात क्लियर हो रही थी। व्यापारिक उपलब्धियां और नीतियां क्या थी, मतलब कि ये लोग क्या व्यापार में करते थे? जापान के साथ व्यापार। पुर्तगाल के जो लोग थे वो भारत का जापान के साथ व्यापार शुरू करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है, पहला चीज। और कार्टेज सिस्टम, इससे बहुत प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा कि कार्टेज सिस्टम ये क्या था? काफिला व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। तो कार्टेज सिस्टम को और किस नाम से जाना जाता था? काफिला व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। ये एक प्रकार का परमिट सिस्टम होता था। परमिट मतलब कि अनुमति लेने का एक सिस्टम हुआ करता था। ये किस कैसा था? समुद्री व्यापार के लिए पुर्तगालियों से परमिशन, अनुमति करना अनिवार्य था। और मैं आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अगर आप पिछली क्लास को अच्छे से पढ़े हैं तो आपसे एक प्रश्न बनेगा कि किस यूरोपियों ने कार्टेज सिस्टम या फिर काफिला व्यवस्था स्टैब्लिश किया, तो आप क्या बोलेंगे? पुर्तगालियों ने। ठीक, होपफुली आपको समझ में आएगा। या फिर ये भी प्रश्न बन सकता है कि कार्टेज सिस्टम या फिर काफिला व्यवस्था किससे संबंधित थी, तो आप बोलेंगे कि समुद्री व्यापार से संबंधित थी। मतलब कि समुद्री व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों से परमिशन लेना पड़ता था। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, ये देखिए, अब हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं जितना हम लोग पढ़े थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पे जो मैं पोस्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, ब्लू वाटर पॉलिसी, देखिए यहीं पे आपको दिख गया। अगर आपसे पूछे कि पुर्तगालियों ने कब फैक्ट्री स्थापित की, कहाँ पे स्थापित की पहली, तो कोच्चिन में। कब की? 1503 में। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा? दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा? दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे स्टेब्लिश की? कुन्नूर में। कब की? 1505 में। ठीक। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसके बाद इनके बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक। अच्छा ये आप बताइए कि ये चौथे नंबर के वायसराय थे, पहले की दूसरे? ठीक, मैं इतना ऑप्शन आपको दे देता हूँ। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे ये ब्लू वाटर पॉलिसी के जनक कहे जाते हैं। ठीक। फिर उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्तविक संस्थापक, 1510 में गोवा जीता, सती प्रथा बंद करवाई, इनके इंपॉर्टेंट काम थे। ब्लू वाटर पॉलिसी, फ्रांसिस्को। ठीक। वास्को डी गामा, भारत दोबारा कब आया? 1502 में। अब आपसे मैं पूछता हूं कि वास्को डिगामा, आप बता देंगे, बहुत इजी है, लेकिन आप बताइएगा कि वास्को डिगामा भारत भारत प्रथम बार कब आया? ठीक, इसका सन आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। होपफुली आप लोग को समझ में आएगा। मैं छोटी छोटी वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आप इसको कॉन्टेक्स्ट वाइज देखते चलिएगा। और मैं जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवा दूंगा जो अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अंत तक देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।